तो बच्चों हम लोगों ने मोशन देख लिया था, कितने प्रकार के मोशन होते हैं ना, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसका पूरा चार्ट देखा था। और उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सिलेबस है 9th क्लास में मोशन चैप्टर का, उसमें आपको क्या पढ़ना है। तो उसमें हमें पढ़ना है किसके बारे में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो अब उसी की एनालिसिस पूरी करेंगे आज के दिन हम लोग, है ना। तो आप लोग हेडिंग डालिए, ऊपर आप लोग हेडिंग डालेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। तो मैं भी डाल रहा हूं, आप भी अपनी कॉपी में लिखें यूनिफॉर्मली फॉर्मली एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बच्चों कैसा मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है। यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता इसका मतलब, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बट इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा हो जाता है बच्चों, कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है बट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो उसको आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं ना। तो अब इसकी एनालिसिस करेंगे हम, देखिए। अच्छा, मैं आपको एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में बता देता हूं पहले। तो जैसे कि केस नंबर 1, केस फर्स्ट, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए, इनको आप याद रख लो। केस फर्स्ट में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी वेलोसिटी बच्चों राइट की तरफ है, वेलोसिटी राइट की तरफ है, ये भी वेलोसिटी राइट की तरफ है, और आपका एक्सेलरेशन भी बच्चों राइट की तरफ है, तो एक्सेलरेशन भी राइट की तरफ है। यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी पॉजिटिव है। अगर मैं डायरेक्शन राइट साइड की पॉजिटिव मानूंगा तो लेफ्ट साइड की नेगेटिव मानूंगा। और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बच्चों कैसी है बच्चों, पॉजिटिव। तो होता क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति ऐसे जाए और पीछे से एक्सेलरेशन ऐसे लगाया जाए, तो उसको पीछे से धक्का दे दो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो आप खुद ही सोचो, किसी व्यक्ति को जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके पीछे उसी डायरेक्शन में आप धक्का मार दो, एक्सेलरेशन दे दो, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस। अगर दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो स्पीड इज इंक्रीजेस, उस व्यक्ति की या उस ऑब्जेक्ट की इंक्रीज, स्पीड जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, है ना बच्चों। तो उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अब दूसरे केस में हम बोले, यदि केस नंबर 2, अच्छा, जब स्पीड इंक्रीज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब आप बोलोगे कि बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि एक्सेलरेशन, बॉडी इज एक्सेलरेट, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लेते हैं, एक्सेलरेटेड, है ना। तो बॉडी इज एक्सेलरेटेड, ठीक। अब जैसे, अब इसका हम दूसरा पहलू देखें। अगर मान लो कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो राइट साइड है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन तो पॉजिटिव है, बट एक्सेलरेशन आपने पीछे लगा दिया, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव गया। मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे भाग रहा है और आप उसको पीछे की तरफ धक्का दे दो, जिस डायरेक्शन में वो आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में धक्का दे दो, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाएगी बच्चों। तो हम बोलेंगे स्पीड डिक्रीजेज, स्पीड डिक्रीजेज, स्पीड डिक्रीजेज। अगर स्पीड डिक्रीज होता तो बच्चों हम उसको बोलते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, दैट इज रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। इसको रिटार्डेशन बोलते हैं क्योंकि स्पीड कम हो रही है। तो उसको एक्सेलरेटेड नहीं बोलेंगे, उसको रिटार्डेड, रिटार्डेड बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे। और एक्सेलरेशन तब बोलेंगे जब आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। तो ये तब होता है रिटार्डेशन जब आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन अपोजिट होता है, वेलोसिटी पॉजिटिव साइड है, एक्सेलरेशन नेगेटिव साइड है। अब इसमें केस 3 देखो। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि कई सारे बच्चे ऐसा समझते हैं कि जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो रिटार्डेशन ही होगा। बच्चों दिस इज नॉट ट्रू। देखो नेक्स्ट केस में मैं आपको बताता हूं कि ये ट्रू क्यों नहीं है। अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लेफ्ट साइड है, पीछे की तरफ, तो वेलोसिटी का साइन नेगेटिव है, और आप पीछे की तरफ ही एक्सेलरेशन लगा दो, मतलब लेफ्ट साइड में ही धक्का मार दो। कोई आदमी लेफ्ट साइड जा रहा है और लेफ्ट साइड ही आपने धक्का मार दिया, मतलब एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी, आप खुद सोचो। अरे स्पीड तो इंक्रीज करेगी अभी भी, अभी कहाँ आपकी स्पीड घटेगी।
भाई कोई पीछे जा रहा, पीछे ही धक्का मार दिया आपने, तो उसकी स्पीड घटेगी थोड़ी ना, उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो अभी भी इन दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो स्पीड इंक्रीजेस, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ है, एक्सेलरेशन हुआ है, एक्सेलरेशन, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं होता है कि रिटार्डेशन ही होगा। अगर वेलोसिटी भी नेगेटिव है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो स्पीड तो बढ़ेगी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ही होगा। तो बेसिकली रिटार्डेशन कब होता है, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। सेम डायरेक्शन में, चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो दोनों ही एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, और चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, दोनों ही केसेस में स्पीड इंक्रीज करेगी, मतलब एक्सेलरेशन होगा। लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो रिटार्डेशन होगा। जैसे केस फोर्थ में भी देखो, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तब भी रिटार्डेशन होगा। देखो कैसे, अगर मान लीजिए आपकी वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट की मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, बट एक्सेलरेशन ऐसे अप्लाई किया गया राइट साइड, तो कोई इधर आप भाग के आ रहा है, आपने ऐसे धक्का दे दिया राइट तरफ, तो उसकी स्पीड तो ऑब्वियस सी बात है ना बच्चों, कम होगी। आप खुद सोचो, एक्सेलरेशन जबकि पॉजिटिव है, तो तब भी यहाँ पे स्पीड डिक्रीज होगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस का मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है बच्चों, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। तो आई थिंक आपको समझ में आया है कि कब कब रिटार्डेशन होता है, कब कब एक्सेलरेशन होता है। तो देखो, जब भी आपका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो या फिर साइन सेम हो, देखो नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, या डायरेक्शन सेम हो, तब तब एक्सेलरेशन हुआ है, तब तब एक्सेलरेशन हुआ है, याद रखेंगे। और जब जब आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन अपोजिट हुआ है या फिर डायरेक्शन अपोजिट हुई है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन सेम नहीं है और डायरेक्शन भी अपोजिट है, तब तब आपका स्पीड जो है वो डिक्रीज हुआ है, मतलब रिटार्डेशन हुआ है। तो एक्सेलरेशन का नेगेटिव होना रिटार्डेशन नहीं है, ये आप अच्छे से मन में बैठा लो अपना। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने पे भी एक्सेलरेशन हो सकता है ना। एक्चुअली में आपका एक्सेलरेशन होगा कि रिटार्डेशन होगा, ये दोनों बात पे निर्भर करता है, दोनों के साइन पे डिपेंड करता है कि भाई दोनों का साइन कैसा है, सेम साइन है कि अपोजिट साइन है। अगर सेम साइन है तो एक्सेलरेशन होगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, और अपोजिट साइन है तो रिटार्डेशन होगा। वैसे ही सेम डायरेक्शन में है दोनों तो एक्सेलरेशन होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो रिटार्डेशन होगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखें बच्चों, इस चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं नोट करके, मैं नीचे लिख देता हूँ, आप कॉपी में लिख लो, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। और ये मन से मिसकंसेप्शन हटा दो कि भाई नेगेटिव एक्सेलरेशन हमेशा रिटार्डेशन देता है। एक्चुअली में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है उसमें आपकी वेलोसिटी दी जाती है, तो आप वेलोसिटी को पॉजिटिव मान लेते हो और एक्सेलरेशन को नेगेटिव मान लेते हो, तो रिटार्डेशन होता है। लेकिन कहीं पर अगर किसी केस में ऐसा दे दिया जाए कि वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो फिर वहां रिटार्डेशन नहीं होगा, वहां एक्सेलरेशन ही होगा, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ज्यादातर क्वेश्चन में ये यूज होता है, इसलिए बच्चे ऐसे ही याद कर लेते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन। तो लेकिन आप लोग अंतर समझ गए हो, है ना। तो अंतर आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो नोट में हम लिख लेते हैं, पहला नोट कि बॉडी इज एक्सेलरेटेड, बॉडी इज एक्सेलरेटेड, accelerated when velocity and acceleration have same sign, or they will act in same direction, और they will act in same direction, है ना बच्चों। बी पार्ट नोट का कि बॉडी इज रिटार्डेड when velocity and acceleration have different sign, or they will act in opposite direction, they will act in opposite direction। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा और ये अच्छे से
समझ में आया होगा। तो आपको याद रखना है कि कब रिटार्डेशन है, कब आपका एक्सेलरेशन है। स्पीड डिक्रीजेस तो रिटार्डेशन और स्पीड इंक्रीजेस तो एक्सेलरेशन, है ना। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि कब बॉडी का रिटार्डेशन होता है, कब बॉडी का एक्सेलरेशन होता है। एक इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो भी आपको नोट करना चाहिए, है ना। देखिए क्या है कि हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को एनालाइज कर रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। तो याद रखेंगे जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो आपकी स्पीड लगातार बढ़ती है, बेटा चेंज होती है ना स्पीड। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, ये वाला पॉइंट यहाँ पर। तो आपकी स्पीड लगातार चेंज होती है, ऑब्वियस सी बात है। देखो जैसे मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल ऐसे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, जब उस चलना चालू किया था तो उसकी रफ्तार u थी। अब मान लीजिए आपने इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दिया, और कैसा एक्सेलरेशन, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया। तो ऑब्वियस सी बात है जैसे जैसे वो आगे जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। मान लीजिए किसी पॉइंट पर इसकी स्पीड बढ़कर बढ़कर कितनी हो गई बच्चों, v। इसकी स्पीड बढ़कर कितनी हो गई बच्चों, v हो गई। तो आपने इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी v हो गई, तो इसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही थी। लेकिन मान लो इतने में उसने डिस्प्लेसमेंट s कवर किया होगा और जो टाइम लगा होगा वो लेट सपोज u से v होने में t लगा होगा। तो कभी कभी आपको इसमें एवरेज वेलोसिटी पूछता है कि एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला इस केस में, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब भी आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो एवरेज वेलोसिटी होती है u प्लस वी बाई टू। ये आपको याद रखना है। तो इसी को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका सी नोट है, सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, for constant acceleration the average velocity, for constant acceleration the average velocity of body, average velocity of body for a given time interval, for a given time interval, for a given time interval can be calculated, can be calculated, can be calculated by the formula, can be calculated by the formula। वो फॉर्मूला क्या है बच्चों एवरेज वेलोसिटी का, तो इसको ऐसे लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो आप किसी भी टाइम इंटरवल के बीच में, जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो लगातार चेंज हो रहा था, तो हम उसकी वेलोसिटी ऐसे निकाल सकते हैं v एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, दैट इज u प्लस v बाई 2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना है आपको। तो देखिए बच्चों अब क्या है कि जैसे हमारे पास कांस्टेंट स्पीड होती थी यूनिफॉर्म मोशन, तो उसमें हमारे पास एक फॉर्मूला था वेलोसिटी इज इक्वल्स टू या स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उससे हमारा काम बन जाता था। लेकिन यहाँ पे अब एक्सेलरेशन भी आ गया है, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं, जब एक्सेलरेशन कैसा है बच्चों कांस्टेंट, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी आ गया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, टाइम भी है और एक्सेलरेशन भी है। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन तो होना चाहिए, तभी तो हम चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। कभी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोलेगा, कभी टाइम निकालने को बोलेगा, कभी यू निकालने को बोलेगा, कभी भी निकालने को बोलेगा, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास रिलेशन होने चाहिए। तो उन रिलेशंस को, जो इन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन डेवलप होंगे, उनको बोला जाता है इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना बच्चों। तो हम बेसिकली हमारे मोशन वाले चैप्टर में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है मेनली, तो उसको हमें पढ़ना है। तो उसको हम जल्दी से तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस को पहले डिराइव कर लेते हैं,
फिर हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक आपको ऐसी ही डेरिवेशन दे रहा हूँ, फिर बाद में जब हम जाएंगे कहाँ पे बच्चों, ग्राफिकल एनालिसिस में, तो मैं आपको ग्राफ्स में भी बताऊंगा कि उनको कैसे सॉल्व किया जाता है ना, मतलब ग्राफ के थ्रू भी हम इन इक्वेशंस को डराइव करेंगे। अभी तो हम ऐसे ही कर लेते हैं जल्दी से जो अभी तक हमने सीखा है उससे। तो देखो, आप हेडिंग डालो, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन आपका कैसा होना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट। यानी कि ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम पढ़ रहे हैं ये आपका तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हालांकि नाइन्थ में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो आपको तो यही इक्वेशन लगानी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, एक्सेलरेशन वेरिएबल होता, तो ये फिर इक्वेशन वैलिड नहीं होती है बच्चों, है ना। तो ये बात को आप याद रखिएगा, वो आगे जाके आपको काम आएगी। अभी तो आपका 3 इक्वेशन में काम बन जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिख लेता हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है बच्चों, उसको हम सबसे पहले डिराइव कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे लिखते हैं हम, पहले इसको अच्छे से आप समझ लो फिर लिख लेना, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर हम अगर यूज करें डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पता है ना बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, वहां से यूज करते हैं। अब ये मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है बच्चों, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, आपने एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन किसकी डायरेक्शन में लगाया बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो किसी टाइम के बाद, t टाइम के बाद, यहाँ पे इनिशियल टाइम इसका 0 था और फाइनल टाइम t है, तो t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़कर मान लो कितनी हो गई बच्चों, v। और इस दौरान t टाइम में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, s। तो इनके बीच का रिलेशन चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन यूज करते हैं। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी बच्चों, a इज इक्वल्स टू डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और अगर आपको याद हो तो एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हैं, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाई t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो बच्चों देखो यहां से एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या आ गया, v फाइनल कितना है, फाइनल वेलोसिटी v हो गई, v माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपकी u थी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम t माइनस इनिशियल टाइम 0। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो a इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, v माइनस यू बाई टी, t को इधर ले जाओ तो दिस बिकम्स ए टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू, u को इधर ले आओ बच्चों तो ये ए टी और u इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू v। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। देखो तो ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम में रिलेशन, जब भी आपको फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम में रिलेशन चाहिए होगा तो आप कौन सी इक्वेशन का यूज करोगे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये रिलेशन कितना है बच्चों, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो देखो ये डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लिया। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है और उसको हम कैसे डिराइव करते हैं। तो देखिए बच्चों अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। अब ये किस किस के बीच का रिलेशन है वो देखते हैं। यहाँ पर आपका मैंने जैसे अभी आपको सिचुएशन दी थी कि t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u है, इसी डायरेक्शन में आपने एक्सेलरेशन लगाया जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद, t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो जाती है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी v। और इस दौरान इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया होता है s। अब ये है कि हमें डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन चाहिए सेकंड इक्वेशन में, s की वैल्यू चाहिए डिस्प्लेसमेंट जो t इक्वल टू 0 से t टाइम तक हुआ है। तो उसको निकालने के लिए अब क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा कोई फॉर्मूला तो हम लगा नहीं पाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसा मान लो कि अगर
ये t इक्वल टू 0 से t टाइम तक पूरा डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता, तो फिर हम फॉर्मूला लगा लेते वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होती। लेकिन वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। लेकिन याद करो, अभी मैंने आपको एक नोट लिखवाया था जिसमें आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो, एवरेज। तो अगर आपने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली तो आप इसी मोशन को ऐसा भी तो बोल सकते हो कि अगर एवरेज वेलोसिटी के साथ आप जाओगे t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t टाइम तक, तो आपने डिस्प्लेसमेंट s कवर किया है। तो उसमें आप बहुत आसानी से कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो बच्चों, v एवरेज में। v एवरेज तो कांस्टेंट होगी ना पूरे मोशन के दौरान, एक ही वैल्यू होगी। तो उसको आप लिख सकते हो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। तो उसको हम यूज कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मैंने मान लिया कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t टाइम तक एवरेज वेलोसिटी v एवरेज से पार्टिकल चल रहा है, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा t टाइम में। तो हम बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। और बच्चों अभी मैंने आपको बताया जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तो मैंने आपको नोट लिखवाया था कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो वी नो दैट average velocity we know that average velocity in uniformly accelerated motion is v average is equals to u plus v by 2। ये अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। एवरेज वेलोसिटी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस वी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। तो ये v एवरेज का फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा दो, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको u प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम, है ना। ये आ गया, आपने v एवरेज की जगह u प्लस वी बाई 2 लिख दिया, है ना बच्चों। तो सिंपल है ये। तो उसके बाद फिर क्या करो, फाइनल वेलोसिटी हम जानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में कितना होता है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या जानते हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने v को क्या लिखा था बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो एक काम करते हैं, हम v की जगह u प्लस ए टी लिख देते हैं। तो देखो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से s इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, v, u तो u है, और v प्लस v की जगह आप लिख दो u प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, और डिवाइड बाई 2 है ही, और मल्टीप्लाइड बाई टाइम भी है ही। तो यहाँ से देखो बच्चों u प्लस u कितना u, तो ये हो जाएगा 2u प्लस 80 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अब देखो बच्चों 2 को सेपरेट कर लो, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आएगा 2u बाई 2 प्लस हाफ 80, है ना। तो मैंने 2 को ये 2u के साथ लिख दिया है और हाफ 80 लिख दिया है, 80 के साथ भी 1/2 लगा दिया है, और मल्टीप्लाइड बाई टी कर दिया है जो बाहर चल ही रहा था। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2u बाई u से तो u, ये 2 और 2 कैंसिल, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा u प्लस हाफ 80 और ब्रैकेट के बाहर बचेगा t। तो डिस्प्लेसमेंट आएगा बच्चों, t का मल्टीप्लाई कर दो अब, तो u से t का मल्टीप्लाई तो ut प्लस हाफ ए टी इंटू टी, तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट आया आपका फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दिस रिलेशन इज नोन एज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी रिलेशन को आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आई थिंक बच्चों आपको ये क्लियर होगा और कैसे ड्राइव किया ये समझ में आया होगा। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किस किस के बीच का रिलेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, और वो रिलेशन आपके सामने है। तो आई थिंक क्लियर है आपको, है ना। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड इक्वेशन करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे, है ना। अब ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो बेसिकली इसको पहले डिराइव कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ किस किस के बीच का रिलेशन होता है। तो इसको इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें जो पहले दो इक्वेशन पढ़ी है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, उनका यूज लेना पड़ेगा।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या जानते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। अभी पढ़ा था हमने यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें टाइम को एलिमिनेट करना पड़ता है बच्चों, है ना, टाइम नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टाइम की वैल्यू निकालेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हो क्या लिखते हो बच्चों आप लोग, यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे लिखते हैं ना। तो यहां से टाइम निकालो जरा, तो u को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और t चाहिए तो a को डिवाइड कर दो, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी बच्चों v माइनस यू बाई ए। देखो टाइम की वैल्यू a को डिवाइड कर दोगे तो v माइनस यू बाई ए। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो सेकंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने टाइम की वैल्यू निकाल ली और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का रिलेशन हमें पता है। अब ये टाइम की वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन मोशन से जो इक्वेशन लिखी हुई है फर्स्ट इक्वेशन उसमें अप्लाई कर दो। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ टाइम फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में आप टाइम की वैल्यू पुट कर दो। तो देखो बच्चों जैसे ही आप टाइम की वैल्यू पुट करोगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके आगे से, टाइम की वैल्यू v माइनस यू बाई ए पुट करो यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा। तो बच्चों हमने टाइम की वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन जो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आई है उसमें पुट कर दो। तो ut था पहले, s इज इक्वल टू ut, तो t की वैल्यू क्या है वो पुट कर देते हैं बच्चों, v माइनस यू बाई ए, है ना, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, फिर प्लस आपका एटी स्क्वायर हाफ एटी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू कितनी है बच्चों v माइनस यू बाई ए, तो इसका होल स्क्वायर ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये हमने लिख लिया है ना। अब देखो इसको फर्दर अगर अपन सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है, अगर वो हम कॉमन ले लेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे v माइनस यू बाई ए और v माइनस यू बाई ए ये कॉमन ले लो बच्चों, तो मैं ले लेता हूँ v माइनस यू बाई ए कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन लेना तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ से v माइनस यू बाई ए कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा u, केवल u बचेगा बच्चों, है ना। फिर प्लस आप यहाँ से v माइनस यू बाई ए एक कॉमन ले लिया तो इसका तो स्क्वायर है, तो एक v माइनस यू बाई ए बचेगा, भाई स्क्वायर है तो आपने एक कॉमन लिया ना, तो एक टर्म बचेगा, है ना। तो ये बचेगा हाफ ए और एक टर्म आपकी बचेगी v माइनस यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर था ना, तो एक टर्म तो बाहर आ गई, कॉमन आ गई, और एक टर्म अंदर बची है ना, फिर ये ब्रैकेट लगा दिया हमने। तो देखो यहाँ से a मल्टीप्लाइड है और यहाँ a डिवाइड है, तो a और a तो कैंसिल हो गए, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो s इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है बच्चों, देखो यार ये u बचा है, फिर यहाँ पे प्लस क्या बचा है बच्चों 1/2, मतलब ये बचा है v माइनस यू बाई टू, तो ये v माइनस यू बाई टू बचा है ना बच्चों, a और a तो कैंसिल हो गया, v माइनस 1/2 को आपने नीचे लिख लिया। अब एलसीएम ले लो, तो अगर आप एलसीएम लोगे तो ये बचेगा v माइनस यू बाई ए, और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा बच्चों, तो 2 का u से मल्टीप्लाई होगा, ये आप जानते हो, एलसीएम लेना जानते ही हो आप लोग, तो ये हो जाएगा 2u और यहाँ पे बचेगा प्लस v माइनस यू और ये ब्रैकेट क्लोज। तो देखो बच्चों यहाँ पे फर्दर आप सॉल्व करोगे तो s इज इक्वल टू आ जाएगा, बाहर बचा है v माइनस यू बाई ए और इक्वल्स ब्रैकेट के अंदर देखो 2u माइनस यू, तो ये बच्चों u के बराबर है 2u माइनस यू, तो u के बराबर है तो v प्लस यू बच जाएगा, ये v था और 2u माइनस यू कितना बचेगा बच्चों u, तो मैंने प्लस u लिख दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब आप देखो ये 2 को आप बाहर ले लो तो ये हो जाएगा v माइनस यू बाई 2a और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई v प्लस यू, है ना, ऐसे लिख लेते हैं। अब बच्चों ये जो 2a मल्टीप्लाइड डिवाइड में है, ये आप LHS में ले जाओ तो s के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2a को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो
तो ये बचेगा 2as अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, और इज इक्वल टू, देखो बच्चों ये यहाँ पे क्या बचा, v माइनस यू और v प्लस यू। अब आप सोचो, ये फॉर्मूला आपने मैथ्स में पढ़ा है, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है ना आप लोगों ने, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपने पढ़ा है तो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर माइनस, ए की जगह v है, b की जगह u है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो देखो बच्चों इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, एलएचएस को आप आरएचएस को एलएचएस में लिख लो, एलएचएस को आरएचएस में लिख लो, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये जो रिलेशन आया है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में, इसी रिलेशन को आप बोलते हो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आई होप आपको क्लियर हुआ कि हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव किया, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किस किस के बीच में रिलेशन है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखेंगे इक्वेशन को, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा, इक्वेशन समझ में आई होगी, और किसके बीच में रिलेशन है ये भी क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये इक्वेशन कहाँ अप्लाई होगी, कहाँ अप्लाई, कौन सी इक्वेशन को कहाँ अप्लाई करना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। लेकिन ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, आप ध्यान से देखो ये किन किन के बीच का रिलेशन है। हमारे पास 4 वेरिएबल है, एक आपका डिस्प्लेसमेंट, कॉमा इनिशियल वेलोसिटी, कॉमा फाइनल वेलोसिटी, कॉमा एक्सेलरेशन, कॉमा टाइम, ये 5 चीजें हैं। इन 5 में से किसी ना किसी का रिलेशन आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन बताती है ना। कितनी चीजें हमारे पास बच्चों, 5, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, और कोई रिलेशन इनमें से ही 5 में से किसी ना किसी को रिलेट करता है। तो देखो हम फिर से एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या क्या है, तो देखिए सबसे फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या थी बच्चों, वो लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब आप ध्यान से देखो तो ये किस किस के बीच का रिलेशन है, v के बीच का, t के बीच का, a का और u का। तो इसमें कौन गायब है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप लिख सकते हो इन दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें आपका डिस्प्लेसमेंट गायब है, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। तो आप लिख सकते हो इन दिस इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट इज नॉट प्रेजेंट, s इज नॉट प्रेजेंट, s इज नॉट प्रेजेंट, है ना। आई होप क्लियर है। वैसे आप जब सेकंड इक्वेशन लिखोगे तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो बच्चों यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें कौन नहीं है, v नहीं है, v बाकी सब है। तो इन दिस इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी इज नॉट प्रेजेंट, इन दिस इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी v इज नॉट प्रेजेंट। आई होप आपको बच्चों क्लियर होगा। इसके बाद थर्ड इक्वेशन आप देखो, थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो थर्ड इक्वेशन में टाइम एब्सेंट है, टाइम नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इन दिस इक्वेशन t इज नॉट प्रेजेंट, मतलब टाइम प्रेजेंट नहीं है, टाइम प्रेजेंट नहीं है। तो देखो कौन सी इक्वेशन आपको बच्चों कब यूज करनी चाहिए न्यूमेरिकल में, तो इसका जवाब ये है कि आपको ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तब यूज करना चाहिए जब आपके पास क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट ना हो, बाकी सब दिया हो बट डिस्प्लेसमेंट ना दिया हो। तो आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और अगर आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं दी गई है, बाकी सब दिया गया, फाइनल वेलोसिटी प्रेजेंट नहीं है, तो आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए बच्चों, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और अगर आपको टाइम नहीं दिया गया है, टाइम प्रेजेंट नहीं है, टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपको कौन सी इक्वेशन यूज करना चाहिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन आपको क्वेश्चन के हिसाब से कब यूज करना चाहिए। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट एब्सेंट है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, आपका अगर फाइनल वेलोसिटी प्रेजेंट नहीं है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करो, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करो। तो आई होप आपको बच्चों क्लियर है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज करना है। अच्छा, एक इसमें स्पेशल केस होता है इन इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाने के लिए, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो स्पेशल जो केस है उसमें क्या है कि मान लीजिए कि जब बॉडी चलना चालू हुई, कई बार ऐसा होगा
कि बॉडी जब स्टार्ट करेगी चालू करना तो वो रेस्ट से स्टार्ट करेगी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बच्चों 0 होगी और उसमें एक्सेलरेशन लग रहा होगा, तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी 0 से और बढ़कर फाइनल वेलोसिटी टी टाइम पे कितनी हो जाएगी बच्चों, v। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी। तो जब भी ऐसे स्पेशल केस आए ना तो आप इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म भी यूज कर सकते हो, डायरेक्टली यूज कर सकते हो इक्वेशन को। जैसे फर्स्ट इक्वेशन उस समय क्या हो जाएगी, u को 0 पुट कर दो तो फिर आपका ये v इज इक्वल्स टू at हो जाएगा रिलेशन। सेकेंड रिलेशन जो हो जाएगा इसमें u को 0 कर दो तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, s इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर। याद रखें ये फॉर्मूले आप तभी डायरेक्टली यूज कर सकते हो जब आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तब। अगर इनिशियल वेलोसिटी होगी तो फिर आपको मेन फॉर्मूले यूज करना पड़ेगा, नहीं तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूले यूज कर लो, या फिर आप u को 0 पुट करोगे तो यही फॉर्मूले आ जाएंगे। तो देखो तीसरी इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे u इक्वल्स टू 0 तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as आ जाएगा। तो ऐसे इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो ये स्पेशल केस तब है जब इनिशियल वेलोसिटी किसी पार्टिकल की 0 है और उसमें एक्सेलरेशन लग रहा है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू at, सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो आई होप आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन समझ में आया होगा। ये कौन सी इक्वेशन आपको कब लगानी है कब नहीं लगानी है ये भी क्लियर होगा, और स्पेशल केस जब u 0 हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसको नोट कर लो बच्चों, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे।